दोस्तों, भारत के एक बड़े भूभाग पर क्या-क्या मौजूद हो सकता है, ये अभी तक हमें ही नहीं पता क्योंकि ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जो इन सब चीज़ों की एक्सप्लोरेशन करती है, अब तक उसके पास क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तो अब तक हमारे पास ऐसे एडवांस्ड जो मशीनरीज़ चाहिए होती हैं, जिनसे कि हम तेज़ी से अपने काम को पूरा कर सकें एक्सप्लोरेशन का, वो करने के लिए, समझने के लिए कहाँ क्या है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी लगती है, जो शायद भारत के पास अभी नहीं है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन धीरे-धीरे ही सही, लेकिन हम भी अपना एक्सप्लोरेशन तेज़ी से बढ़ा रहे हैं आगे कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या निकल सकता है। चाइना को, यूरोप को और अमेरिका को अगर आप देखेंगे, तो ये अपने पूरे भूभाग को पूरी तरीके से इन लोगों ने सर्वे कर लिया है लगभग-लगभग और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज़ इनको मिलने थे, अब तक वो मिल चुके हैं। लेकिन भारत का अभी भी ऐसा बहुत बड़ा भूभाग है, जो अनटैप्ड है। हो सकता हो वहाँ पे कुछ ऐसा मिले जो कि भारत को काफ़ी बेनिफिट पहुँचा जाए और देखते ही देखते भारत एक अमीर देश बन जाए। जैसे कि आपने सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत और यूएई में देखा होगा। दोस्तों ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नागालैंड के एक बड़े भूभाग पर ऑयल एंड गैस की ह्यूज डिपॉजिट्स हैं, जो कि भारत को काफ़ी इकोनॉमिकली वायबल बना सकते हैं, लेकिन इन्हें अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इन ग्लैंस अगर मैं ये कहूँ, तो ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि अंडमान और निकोबार आइलैंड को हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, हमने नहीं किया और ये यहाँ पे हमारी पर्यावरण जो है उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसके लिए भी हमने नहीं किया था। हालाँकि अब वहाँ भी अंडमान में भी एक्सप्लोरेशन का काम जो है तेज़ी से बढ़ने वाला है और वहाँ जो ऑयल एंड गैस है वो 70 सालों तक हमारी जो डिपेंडेंसी है ऑयल एंड गैस को इम्पोर्ट पे उसको कम कर सकता है। यानी कि 70 सालों तक हम बिना इम्पोर्ट के भी अपना काम चला सकते हैं और साल में व 120 बिलियन डॉलर का ऑयल एंड गैस जो है हम इम्पोर्ट करते हैं। तो ज़रा सोचिए कि ऑयल एंड गैस अगर इतना ह्यूज डिपॉज़िट है तो कितना ज़्यादा बेनिफिशियरी है ये हमारे लिए। इसी तरीके से नागालैंड भी जो है वहाँ भी ऑयल एंड गैस की काफ़ी अच्छी खासी मौजूदगी है। दोस्तों भारत के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और 2047 तक भारत को डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए लगभग 11 ट्रिलियन यूएस डॉलर लगने हैं। ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो इस टारगेट को अचीव कर सकती है। रिसेंटली 22% का इजाफा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए देखा गया था इस बार के बजट में। तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि ये पूरा कर सकती है सरकार और 2047 तक हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन सकते हैं। होप सो। जो दोस्तों जो नागालैंड है उसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये एक ब्यूटीफुल लोकेशन में बसा एक छोटा-सा राज्य है। नागालैंड के पास हाईएस्ट पीक, वास्ट फॉरेस्ट लैंड भी मौजूद है। नागालैंड भले ही छोटा-सा राज्य हो लेकिन इसके पास कोल, लाइमस्टोन, आयरन, निकल, कोबाल्ट और क्रोमियम मार्बल जैसे मिनरल रिसोर्सेज़ मौजूद हैं। हम आज भी नागालैंड जो है हमारा वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। यहाँ की 70% आबादी जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। अगर यहाँ ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन होता है तो ये वहाँ की इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। और दोस्तों ये जो है आसाम और नागालैंड के बीच सीमा विवाद हमेशा चलता ही रहता है जैसा कि हम सब जानते हैं। ओआईएल के अध्यक्ष और जो प्रबंधक हैं इसके ओआईएल के अध्यक्ष क्योंकि यहाँ पे अभी तक एक्सप्लोरेशन नहीं हो पाया था क्योंकि यहाँ के लोग ही इसका विरोध कर रहे थे। नागा लोग जो थे उसका विरोध कर रहे थे क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में पड़ता है। तो ओआईएल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि जो है हम काफ़ी आशावादी हैं नागालैंड को लेकर के। नागालैंड में बहुत कुछ हो सकता है। नागालैंड में ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन काफ़ी ह्यूज मात्रा में हम कर सकते हैं। इसी के लिए जो है नूमिल जो है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर रणजीत रथ, उन्होंने कहा कि नागालैंड जो है एक आशाजनक क्षेत्र है। हमारा राज्य अन्वेषण गतिविधि शुरू करने के लिए आशान्वित है। भारत सरकार असम और नागालैंड चर्चा में लगी हुई है। हमें पूरी उम्मीद है कि इसका समाधान हो जाएगा और हम पूरी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लोरेशन शुरू कर देंगे। इसी साल मई में नागालैंड में तेल की खोज के विरोध के बाद राज्य सरकार ने कहा कि असम के साथ विवादित क्षेत्र में हम सभी हितधारकों आदिवासी निकायों से परामर्श किए बिना कुछ भी शुरू नहीं करेंगे। नागालैंड के जो उप मुख्यमंत्री वाई पैटर्न ने कहा था कि असम सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से पहले सरकार सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके तभी काम को शुरू कर सकती है। ओआईएल नागालैंड में 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है और इसी के साथ-साथ ओएनजीसी ने 1994 में नागालैंड में ईएनडीपी गतिविधियों को रोक दिया था जब उग्रवादी संगठन जो है हावी होने लगे थे। और दोस्तों यही डेमोक्रेसी में ऐसे ही होता है, लोग विरोध करते हैं और यहाँ पे विरोध जो है अभी देखने को शुरू हो गया है कि ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन नहीं किया जा सकता और ये इसके कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे कुछ भी कारण हो सकता है। ये कारण अभी तक किसी को पता नहीं है कि ये कारण क्या है, लेकिन यही सब वो कारण है जो भारत को आगे बढ़ने से रोकते हैं। हम सिक्योरिटी कंसर्न्स और बाकी चीज़ें जो प्रदर्शन होने लगते हैं उससे हम रुक जाते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा होगा कि हमारा जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है, वहीं पर जो एक आइलैंड है, उसको भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी ताकि उसको सिंगापुर और हांगकांग की तरह डेवलप किया जा सके। तो इसमें भी विरोध देखने को मिला था कि वहाँ पे जो पेड़ काटे जाएँगे, वो पेड़ जो है उसको नहीं काटा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, वहाँ भी काम शुरू होगा और यहाँ भी काम शुरू होगा और इसी के साथ-साथ जो अंडमान निकोबार आइलैंड का जो ऑयल रिज़र्व मिला है, उसमें भी एक्सप्लोरेशन शुरू होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये सब हमारे देश को काफ़ी आगे ले जाएँगे। हो सकता है अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ मिले, उत्तराखंड और इसी के साथ-साथ
हिमाचल प्रदेश जो कि ज्योग्राफिकली बिल्कुल जम्मू कश्मीर की तरह ही है, तो वहाँ भी एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है कि लिथियम के रिज़र्व है या नहीं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में लिथियम के रिज़र्व मिले, वैसे ही वहाँ भी मिल सकते हैं, ऐसा अनुमान है।